हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, आपकी अपनी जूलॉजी फैकल्टी लेकर के आई हूँ बायोलॉजी नीट हिंदी पॉडकास्ट सीरीज में अगला अध्याय। और आज बेटा हम कक्षा 12वीं स्टार्ट करें। जैवणु हम पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है। तो कक्षा 12वीं का पहला अध्याय है अपना मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जल्दी से अपने ईयरफोन्स लगाइए, आंखों को बंद करिए, सारे नोट्स और एनसीईआरटी को इमेजिन करते हुए चलिएगा। बढ़िया चैप्टर होगा यार। नीट में अगर मैं इस चैप्टर के वेटेज की बात करूं तो मैं आपको बता चुकी हूं कि मानव जनन जनन स्वास्थ्य के साथ मिलकर के 3 से 6 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। मतलब हर एक चैप्टर से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, ठीक है। तो मानव जनन इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। यहाँ से आपका 8 से 12 नंबर का पेपर बनता है या क्वेश्चन बनता है। शुरू करते हैं बिना समय को गवाए मानव जनन का पॉडकास्ट। ईयरफोन्स ऑन, आईज क्लोज। और जो बच्चे कहते हैं ना मैडम आईज क्लोज करने पे नींद आती है, तो बेटा तुम भूल जाओ कि नीट तुम्हारे कप मतलब इज योर कप ऑफ टी, ठीक है। वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पर भी अगर पॉडकास्ट सुनने में नींद आएगी तो खुद से कैसे पढ़ोगे यार। कोई तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ के सुना रहा तो तुमसे नहीं सुनी जा रही, खुद से तुम कैसे पढ़ पाओगे, ठीक है। भूल जाओ। बाकी जिनको नींद नहीं आती है वो जल्दी से आंखों को बंद करिए, एनसीईआरटी और नोट्स को इमेजिन करना शुरू करिएगा और मेरे शब्दों पर या मेरे लिरिक्स पे ध्यान दीजिएगा। यस, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इसके परिचय की। तो परिचय से सबसे पहला क्वेश्चन आपके नीट में ये आता है कि मानव जनन के दौरान जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज है, जो भी इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स का आपको सही क्रम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा होता है युग्मक जनन यानी कि गेमिटोजेनेसिस, जिसमें अंडाणु और शुक्राणु अपने अपने जो भी जननांग है वहां पर बनते हैं। युग्मक जनन के बाद बेटा दोनों आपस से मिलते हैं, ठीक है। दोनों आपस में मिलते हैं और इस प्रक्रिया को बेटा हम इंसेमिनेशन कहते हैं, वीर सेचन बोल लो आप, जिसके दौरान जो नर होता है वो शुक्राणुओं को मादा जननांग तक पहुंचाता है। वीर सेचन के बाद बेटा होता है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, जिसमें नर और मादा युग्मक जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं। निषेचन के बाद बेटा होता है विदलन। विदलन में क्या होता है, जो एक युग्मनज बना है, जो जाइगोट बना है दोनों युग्मजों के मिलने से, युग्मकों के मिलने से जो युग्मनज बना है, उसके अंदर क्लीवेज शुरू होता है, उसके अंदर माइटोसिस होता है, जिसके चलते वो कोशिका में विभाजन होता है। एक जाइगोट से 2, 4, 6 ऐसे करते करते 32 कोशिकीय अवस्था यानी कि ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन तक वो पहुंचता है, ठीक है। फिर बेटा विदलन के बाद आता है आपका अंतरोपण, जिसमें जो भी आपका भ्रूण बना है वो जाकर के अपने आप को अंतरोपित करता है मां के गर्भाशय में, यूट्रस में। अंतरोपण के बाद बेटा शुरू होता है जो फर्दर डेवलपमेंट है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि भ्रूणीय विकास शुरू होता है अंतरोपण के बाद, ठीक है। ये 9 महीने का गेस्टेशन पीरियड होता है और इस 9 महीने के गेस्टेशन पीरियड में भी अंतरोपण के बाद अगर हम इमीडिएट बात करें तो 3 जर्म स्तर का निर्माण होता है, जिसको हम गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। उसके बाद बेटा गर्भावस्था आती है, जिसको हम गेस्टेशन बोलते हैं 9 महीने की, और 9 महीने की गर्भावस्था पूरी होने के बाद बेटा होता है प्रसव यानी कि डिलीवरी। तो ये पहले तो आपको सारी इवेंट सही क्रम में पता होने चाहिए। यहां से आपका पहला क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम बात करते हैं नर जनन तंत्र की, ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो जैसे हम जनन तंत्र की बात करते हैं तो जनन तंत्र यानी कि अंग तंत्र, अंग तंत्र है तो अंगों का समूह है। कौन से अंगों का समूह है बेटा, तो इसमें आ जाएगा प्राथमिक जननांग और द्वितीयक जननांग। प्राथमिक जननांग में आते हैं एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी वृषण जो कि उदर के बाहर बाह्य उदरीय होते हैं अपनी स्थिति में, और ये बेटा वृषण कोश यानी एक थैलीनुमा संरचना के अंदर होते हैं, जिसको हम वृषण कोश बोलते हैं। क्यों होते हैं बेटा बाह्य उदरीय या वृषण कोश में क्यों होते हैं, उसका कारण होता है कि वृषण के अंदर जो शुक्राणु जनन होने वाला है, उस शुक्राणु जनन के लिए जो ताप चाहिए वो बेटा आपके सामान्य शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री कम चाहिए। अगर आपके शरीर का ताप है 37 डिग्री, मतलब शुक्राणु जनन को बनने या शुक्राणु के बनने के लिए आपको ताप चाहिए 34 से 35 डिग्री, ठीक है। इसलिए जो आपके वृषण होते हैं ये बाह्य उदरीय होते हैं, वृषण कोश के अंदर होते हैं। डन है यहां तक। चलिए, अब ये जो बेटा आपके वृषण होते हैं प्राथमिक जननांग होते हैं। प्राथमिक जननांग मतलब इनमें एक तो आपके जो भी युग्मक हैं उनका निर्माण हो रहा है, दूसरा बेटा जो नर जनन तंत्र से संबंधी जो भी हॉर्मोन्स हैं, जैसे आपके एंड्रोजेंस हो गए, जिसमें प्राथमिक एंड्रोजन आपका टेस्टोस्टेरोन है, उसका निर्माण भी आपके यही जननांग करते हैं, इसलिए हम इनको प्राथमिक जननांग कहते हैं। आते हैं दूसरे द्वितीयक जननांग में या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में। तो द्वितीयक जननांग में बेटा कुछ सहायक नलिकाएं आती हैं, कुछ सहायक ग्रंथियां आती हैं और एक शिशन आता है, ठीक है, जो कि बाह्य जननेंद्रिय है। सहायक ग्रंथियों में क्या क्या आता है बेटा, तो यहां से आपका एक नीट में क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी सहायक ग्रंथि है नर जननांग में जो कि अयुग्मित है, अनपेयर्ड है। तो सहायक ग्रंथियां बेटा कौन कौन सी हैं, एक जोड़ी सेमिनल वेसिकल जिसको हम शुक्राशय बोल देते हैं, एक अयुग्मित प्रोस्टेट ग्रंथि और एक जोड़ी काउपर या बल्बोरेथ्रल ग्रंथि, ठीक है।
और सहायक नलिकाओं में क्या क्या आ जाता है बेटा, तो सहायक नलिकाओं में आ जाती हैं वृषण जालिकाएं जिनको हम रेड टेस्टीज बोलते हैं, फिर आता है आपका वासा एफ्रेंशिया, उसके बाद आता है आपका अधिवृषण जिसको हम एपिडाइमिस बोलते हैं, फिर आती है आपकी शुक्रवाहिका जिसको कि हम बोलते हैं बेटा वास डिफरेंस, फिर आती है आपकी इजैकुलेटरी डक्ट जिसको हम स्खलन नलिका बोलते हैं, ये जाकर के खुलती है आपकी यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा बेटा आकर बाहर खुलता है यूरेथ्रल मीएटस उसकी एक रंध्र के थ्रू या छिद्र के थ्रू, ठीक है। बाह्य जननेंद्रिय में हो गया आपका शिशन। शिशन वो अंग है जिससे कि जो वीर्य सेचन होता है वो मादा जननांग के अंदर हो पाता है। डन। इसके बाद बेटा अब इसी वृषण की हम संरचना को देख लेते हैं। तो वृषण की संरचना को बेटा अगर हम देखें तो जो वृषण है ये छोटी छोटी वृषण पालियों में या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में विभाजित होता है। प्रत्येक वृषण, एक जोड़ी वृषण है ना हमारे पास, जो नर जननांग है उनमें एक जोड़ी वृषण है, प्रत्येक वृषण में बेटा लगभग 250 वृषण पालिकाएं होती हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1, 2 या 3, 1 से लेकर के 3 अत्यंत कुंडलित नलिकाएं होती हैं जिनको बेटा हम शुक्रजनक नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। अब इन्हीं शुक्रजनक नलिकाओं का बेटा अगर हम क्रॉस सेक्शन व्यू देखें, इसको अगर हम अनुप्रस्थ काट में देखें तो हम ऐसा देखते हैं कि शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर 2 तरीके की कोशिकाएं होती हैं। एक तो होती है आपकी शुक्रजनक कोशिकाएं जिनको बेटा हम बोलते हैं आपकी जर्मिनल सेल्स या प्राइमोडियल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया। दूसरी बेटा होती हैं आपकी सर्टोली कोशिकाएं जिनको हम बेटा नर्स कोशिकाएं या सस्टेंटाकुलर कोशिकाएं भी कहते हैं। जो आपकी शुक्रजनक कोशिकाएं आपकी स्पर्मेटोगोनिया है, ये बेटा सरल घनाकार होती हैं और ये आगे जाकर मतलब इन्हीं में माइटोसिस होता है और यही आगे जाकर के मियोसिस वगैरह करके शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। वहीं आपकी जो बेटा सहायक कोशिकाएं हैं जिनको हम नर्स या सर्टोली या सस्टेंटाकुलर कोशिकाएं बोलते हैं, ये बेटा इन शुक्राणुओं को जब ये विकसित हो रहे हैं, शुक्राणु का जब निर्माण हो रहा है तो उनको बेटा सुरक्षा प्रदान करती हैं, उनको पोषण प्रदान करती हैं, इसीलिए हम इनको नर्स कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है। अब इन्हीं शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में अब एक वृषण पालिका के अंदर मैंने कहा 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं हैं, तो इन शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में बेटा वहां पर इंटरस्टिशियल कुछ द्रव्य उपस्थित होता है जिसके अंदर इंटरस्टिशियल कोशिकाएं या लेडिक कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन लेडिक कोशिकाओं से बेटा बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं जो कि नर जनन हार्मोन होते हैं जिनके समूह को हम एंड्रोजेंस बोल देते हैं। इन्हीं में से जो प्राथमिक एंड्रोजन है वो है आपका टेस्टोस्टेरॉन। इसी के अलावा बेटा इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ प्रतिरक्षी कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि प्रतिरक्षा के लिए सक्षम होती हैं, ठीक है, जिनको हम इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स भी बोल देते हैं। डन। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये जो आपकी सहायक नलिकाएं हैं, शुक्राणु बनते तो आपकी शुक्रजनक नलिकाओं में है, ठीक है, मतलब आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। यहां से ये बाहर कैसे निकलते हैं, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो शुक्राणुओं का सही पथ क्या है, तो शुक्रजनक नलिकाओं से बेटा ये बाहर निकलते हैं आपके वृषण जालिका में, जिसको या वृषण जाली जो कोशिकाएं जिनको हम रेटिडेस्टीज बोलते हैं, रेटिडेस्टीज से ही जाती है वासा एफ्रेंशिया में, वासा एफ्रेंशिया से बेटा या इनको आप शुक्र वाहिनी नलिका भी बोल सकते हैं, ठीक है। वासा एफ्रेंशिया से ही जाती है अधिवृषण यानी कि एपिडर्मिस में, अधिवृषण से जाती है आपके वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिका में, वास डिफरेंस से जाती है स्खलन नलिका यानी कि इजैकुलेटरी डक्ट में, स्खलन नलिका से आगे जाती है आपके यूरेथ्रा में जिसको कि बेटा हम बोलते हैं आपका यूरेथ्रा को यूरेथ्रा बोलते हैं। इसी से आपका मूत्र और इसी से आपका सीमेन बाहर निकलता है। डन है यहाँ तक, ये करेक्ट पाथ है आपके शुक्राणु के गमन का और ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है। स्खलन नलिका हम किसे कहते हैं, तो जब बेटा शुक्रवाहिका आती है आपका वास डिफरेंस और यहाँ से शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल की जो नलिका आती है, इन दोनों की नलिकाएं मिलकर के बेटा आगे स्खलन नलिका बनाती है जो कि आगे जाके यूरेथ्रा में खुलती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये जितनी भी सहायक ग्रंथियां हैं आपकी, शुक्राशय हो गई एक जोड़ी, एक सिंगल प्रोस्टेट ग्रंथि और एक जोड़ी जो आपकी काउपर या बल्बिथरल ग्रंथि हैं, इन तीनों ग्रंथियों का जो स्रावन होता है और जो शुक्राणु होते हैं ये सब मिलकर के बेटा वीर्य बनाते हैं जिसको हम सीमेन बोलते हैं। इस वीर्य में 90% केवल इन सहायक ग्रंथियों का स्राव होता है, 10% ही आपके शुक्राणु होते हैं और ये जो सहायक ग्रंथियों का स्राव होता है इसको बेटा हम सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। इस सेमिनल प्लाज्मा में क्या उपस्थित होता है, नीट में आ चुका क्वेश्चन है। इसमें बेटा फ्रक्टोज पाया जाता है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है और इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। काउपर ग्रंथि या बल्बिथरल ग्रंथि का काम होता है मैथुन के दौरान या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान थोड़ा सा चिकनाहट प्रदान करना या लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, दैट इज इट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मादा जननांग की या मादा जनन तंत्र की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा
अगेन वही प्राथमिक जननांग, द्वितीयक जननांग। प्राथमिक जननांग में एक जोड़ी अंडाशय आते हैं, अ पेयर ऑफ ओवरी। द्वितीयक जननांग में बेटा सहायक नलिकाएं आती हैं, यहाँ पर बाह्य जननेंद्रियां आती हैं और स्तन ग्रंथियां आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृषण एक जोड़ी अंडाशय की। तो अंडाशय बेटा बिल्कुल आपके बादाम के आकार के होते हैं, बादाम के जैसे होते हैं। ठीक है, बादाम आपका 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है, उतना ही बड़ा बेटा आपका अंडाशय होता है। इस अंडाशय के अंदर बेटा अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, जो सेकेंडरी oocyte निकलता है, द्वितीय कंडक निकलता है, वो इसी अंडाशय के अंदर बनकर के निकलता है। तो ये बेटा अंडाशय सबसे पहले तो युग्मक का निर्माण कर रही है, साथ ही साथ बेटा जो मादा जनन संबंधी जो हार्मोन है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, वो भी इसी अंडाशय में बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जो द्वितीयक जननांग है उसमें सहायक नलिकाएं क्या क्या होती हैं। तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी तो हो गई बेटा आपकी फैलोपियन नलिका, ये आकर के खुलती है आपके गर्भाशय में। गर्भाशय को बेटा हम वूम्ब, गर्भ, या बेटा इसको हम हिस्टेरा भी बोल देते हैं, इसीलिए गर्भाशय के निकालने की सर्जरी को हम हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं। हिस्टेरेक्टमी नीट में बहुत पहले आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि गर्भाशय को हम हिस्टेरा भी बोलते हैं। ये गर्भाशय आगे जाकर के खुलती है बेटा ग्रीवा में, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, और ग्रीवा के नीचे होती है योनि, जिसको हम वेजाइना बोलते हैं। जिसमें ग्रीवा और योनि, सर्विक्स और वेजाइना, ये दोनों मिलकर के बेटा जन्म नाल यानी कि बर्थ कैनाल का कार्य करती हैं, क्योंकि सामान्य प्रसव यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जो बच्चा होता है वो इसी गर्भ या इसी जन्म नाल से बाहर निकलता है, क्योंकि 9 महीने तो वो गर्भाशय में रहा है, बाद में बेटा वो इसी ग्रीवा और योनि से बाहर निकलता है, उसका जन्म यही होता है, ऐसे ही होता है सामान्य प्रसव यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ये तो हो गया आपका। ठीक है, बाह्य जननेंद्रियों की अगर हम बात करें तो बाह्य जननेंद्रिया में 5 चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है आपका मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन। इसमें मॉन्स प्यूबिस में बेटा, ये आपके मैच दी फॉलोइंग में आ चुका है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। मॉन्स प्यूबिस जो होता है बेटा, यहाँ पर वसा की परत पाई जाती है, यहाँ पर त्वचा पाई जाती है और यहाँ पर रोम पाए जाते हैं। ठीक है, श्रोणी रोम, जिनको हम प्यूबिक हेयर्स बोल देते हैं। इसके अलावा बेटा आपकी जो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा होते हैं, ये स्किन के लूज फोल्ड्स होते हैं जो कि अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, और जहां पर दोनों लेबिया माइनोरा अग्रभाग में आकर के मिलती हैं, उन्हीं दोनों लेबिया माइनोरा के मिले हुए भाग को बेटा क्लाइटोरिस बोलते हैं। और इसी क्लाइटोरिस के नीचे की तरफ बेटा मूत्र छिद्र होता है, उसके थोड़ा और पृष्ठभाग में या पश्च भाग में आप चले जाएं तो वहां पर बेटा योनि छिद्र होता है, और इसी योनि को या योनि छिद्र को आंशिक रूप से एक पतली सी लचीली सी या एक पतली सी झिल्ली उसको ढाके रखती है, आंशिक रूप से, पूरी तरीके से नहीं, आंशिक रूप से, और इस झिल्ली को बेटा हम हाइमेन बोलते हैं। ठीक है, समाज में मतलब दिमाग में एक गलत फहमी चलती रहती है, या एक मिसकंसेप्शन है, एक क्या बोलते हैं उसको, मिथ है, मिथ। ठीक है, कि अगर किसी मादा में हाइमेन उपस्थित नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि वो पहले किसी पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स जैसी या मैथुन जैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। ऐसा नहीं होता है। कुछ मादाएं जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, एक्टिव इन द सेंस जो बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करती हैं, बहुत ज़्यादा हॉर्स राइडिंग किया है, जो एथलेटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं, या आपने देखा होगा आजकल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के दौरान एक तो होते हैं सैनिटरी नैपकिन्स यूज होते हैं, इसके अलावा बेटा एक टैम्पून्स यूज होते हैं। ठीक है, थोड़े से कॉटन के रोल्स होते हैं, थोड़े लंबे ऐसे, और बहुत सारी मादाएं ऐसी होती है जो कि टैम्पून्स का इस्तेमाल करती है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के दौरान सैनिटरी पैड्स के बदले। तो टैम्पून्स के इस्तेमाल से भी बेटा ये हाइमेन ब्रेक हो सकती है। और वहीं बहुत सारी ऐसी भी मादाएं होती हैं जो पहले मैथुन के बाद भी जिनके अंदर बेटा ये हाइमेन रहती है, टूटती नहीं है। ठीक है, तो हाइमेन किसी भी मादा का इस चीज का सिंबल है कि अगर किसी मादा के अंदर हाइमेन है, मतलब वो सेक्सुअली कभी और इन्वॉल्व नहीं हुई है किसी के साथ, या नहीं है मतलब ये कि वो पहले किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो चुकी है, ये बोलना बहुत गलत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, वापस से हम गर्भाशय और इस फेलोपियन नलिका की बात कर लें तो फेलोपियन नलिका में ये शुरुआत होती है इसकी आपकी अंडाशय के पास से, और अंडाशय के पास बेटा इसका फैला हुआ भाग होता है जिसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। इसी इनफंडिबुलम में कुछ उंगली नुमा संरचनाएं निकलती है जिनको हम फिम्ब्रिय बोलते हैं। ये फिम्ब्रिय बेटा अंडोत्सर्ग के दौरान निकला हुआ जो द्वितीय कंडक है उसको इकट्ठा या एकत्रित करके फेलोपियन नलिका में लाने में मददगार होता है। इसके बाद बेटा ये जो इनफंडिबुलम होता है, कीप नुमा जो संरचना होती है, ये आगे जाकर के खुलती है तुम्बिका मतलब एम्पुला भाग में। तुम्बिका वो भाग है, एम्पुला वो भाग है जहां पर निषेचन होता है अंडाशय और शुक्राणु का। यदि सही समय पर या यदि एक ही समय पर अंडाणु और शुक्राणु तुम्बिका में साथ में पहुंचते हैं, केवल और केवल उसी कंडीशन में बेटा निषेचन होगा। अगर दोनों एक समय पर वहां नहीं पहुंचेंगे तो निषेचन संभव
नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद बेटा तुम्बिका के बाद जो आगे का भाग होता है फैलोपियन नलिका का, इसको हम इस्थमस बोलते हैं, जो कि फैलोपियन नलिका का सबसे लंबा भाग होता है, और ये इस्थमस जाकर के खुलता है गर्भाशय में। ठीक है, गर्भाशय में बेटा एक्चुअल में अगर गर्भ धारण हो जाता है, ठीक है, या यूं कह लो कि अगर निषेचन हो जाता है तो गर्भाशय में ही पूरा 9 महीने उस बच्चे का विकास होगा या उस भ्रूण का विकास होगा। इस गर्भाशय की जो भित्ति होती है बेटा वो 3 परत में होती है। सबसे बाहर संयोजी ऊतक की बनी हुई भित्ति होती है जिसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। बीच में सबसे मोटी परत होती है जो कि चिकनी पेशी की बनी होती है, स्मूथ मसल की बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायो मतलब पेशी। और सबसे अंदर बेटा काफी ग्रंथिल और जिसमें बहुत ज्यादा रक्त वाहिनियां उपस्थित हैं वो वाली परत होती है और इसको बेटा हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो बाहर पेरीमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम, सबसे अंदर एंडोमेट्रियम। अगर ये पूछा जाए, और ये पूछा जा सकता है, बाहर से अंदर गर्भाशय की परतें कौन सी है, तो पेरी, मायो और एंडोमेट्रियम। अंदर से बाहर कौन सी है, तो एंडो, मायो और पेरीमेट्रियम। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर मैंने आपको बताया योनि और ग्रीवा ये दोनों मिलकर के बेटा जननाल बनाती हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि गर्भाशय के निचले भाग को आप ग्रीवा बोल सकते हैं। ठीक है, या गर्भाशय जहां खुलता है जाकर के नीचे की तरफ, उसको हम ग्रीवा बोलते हैं। डन, ये हो गया बेटा आपका मादा जननाल। इसी में बेटा हम बात करेंगे स्तन ग्रंथियों की, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्तन ग्रंथियां किसकी बनी होती है, तो बेटा यहाँ पर आपका ग्रंथिल ऊतक होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू, और बेटा यहाँ पर वसा ऊतक होता है। ठीक है, 2 चीजें होती है, ग्रंथिल ऊतक और वसा ऊतक। इसी में बेटा जो ग्रंथिल ऊतक होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू, वो 15 से 20 छोटी मतलब पालियों में विभाजित होता है और इनको बेटा हम स्तन पालियां यानी कि मैमरी लोब्स बोलते हैं। प्रत्येक स्तन पालियों के अंदर छोटी छोटी कूपिकाएं पाई जाती हैं, एल्वेलाई, और इन कूपिकाओं के अंदर कई सारी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ये वो कोशिकाएं हैं, कूपिका की कोशिकाएं, जहां पर वास्तव में दुग्ध का निर्माण और दुग्ध का स्रावन होता है। दुग्ध का निर्माण बेटा कूपिका की कोशिकाओं में होता है, और कूपिका में बीच में जो छोटी सी जगह होती है, खाली जगह, जिसको हम ल्यूमेन बोलते हैं, अवकाशिका बोलते हैं, तो उन कोशिकाओं से दुग्ध का निर्माण होने के बाद अवकाशिका में उसका स्रावन होता है। यहां तक क्लियर है। अब इस अवकाशिका से बेटा, या यूं कह लो कि इन कूपिकाओं से पतली पतली स्तन नलिकाओं के द्वारा बेटा दुग्ध बाहर आता है, और ये स्तन नलिकाएं आपस में मिलकर के स्तन डक्ट, मैमरी टिब्यूल्स मिलकर के मैमरी डक्ट बनाती हैं। ये मैमरी डक्ट बेटा, कई सारी मैमरी डक्ट मिलती हैं जहां पर, तो वहां पे थोड़ा सा फूला हुआ भाग बनाती हैं जिसको हम बेटा एम्पिला या तुम्बिका बोलते हैं। और ये तुम्बिका आगे फिर दुग्ध वाहिनी, जिसको हम लैक्टिफेरस डक्ट में जाकर के खुलती है बोलते हैं, और बच्चा जो होता है वो दूध को इसी दुग्ध वाहिनी या लैक्टिफेरस डक्ट से सक करता है या चूसता है। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है आपका मादा जननांग। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं गेमिटोजेनेसिस यानी कि युग्मक निर्माण की। अब ये जो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया है, ये नर और मादा में अलग अलग तरीके की होती है। नर में जो युग्मक बनता है बेटा उसको हम शुक्राणु बोलते हैं, मादा में जो युग्मक बनता है उसको हम अंडाणु बोलते हैं। तो नर के अंदर होने वाली शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को बेटा हम शुक्र जनन बोलते हैं यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, और मादा में होने वाले अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को हम अंड जनन यानी कि oogenesis बोलते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा शुक्र जनन की प्रक्रिया से, स्पर्मेटोजेनेसिस से। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शुक्र जनन की प्रक्रिया जो होती है वो नर में शुरू होती है किशोरावस्था के बाद या किशोरावस्था के साथ। ठीक है, जैसे ही नर में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, मतलब उनके अंदर शुक्राणु जनन की या शुक्र जनन की प्रक्रिया शुरू होती है। होता क्या है, जो शुक्राणु मतलब जो आपके सेमिनिफेरस नलिकाएं हैं, शुक्रजनक नलिकाएं, उनके अंदर बेटा हमने बोला था स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जिनको हम जनन कोशिकाएं बोल सकते हैं, जो कि आपकी सरल घनाकार कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं में माइटोसिस होता है। माइटोसिस मतलब कि समसूत्री विभाजन। इस समसूत्री विभाजन के दौरान बेटा ये जो कोशिकाएं होती हैं अपना गुणन करती हैं। स्पर्मेटोगोनिया अपना गुणन करती हैं और गुणन करके 2 तरीके की कोशिकाएं बनाती है, टाइप ए और टाइप बी। इनमें जो टाइप ए कोशिकाएं होती हैं वो लगातार अपना माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन करती रहती हैं। एनसीईआरटी बोलती है इन स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ जो होती हैं वो वृद्धि अवस्था में जाती हैं। तो जो कुछ होती हैं वो बेटा होती हैं टाइप बी। जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया होते हैं या जनन कोशिकाएं होती हैं, ये बेटा वृद्धि करती हैं, इनका आकार बढ़ता है, और वृद्धि अवस्था में जाने के बाद बेटा इन्हीं को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बोल देते हैं, प्राथमिक शुक्रजनक कोशिकाएं। ठीक है, आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिमाग में रखिएगा। अब जो आपके स्पर्मेटोगोनिया होते हैं बेटा, ये 2n होते हैं, मतलब कि डिप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं। इनमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 2n यानी कि 46 होती है।
ठीक है। इनमें क्योंकि माइटोसिस हुआ, इसी से आपके और टाइप ए टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बने। क्योंकि टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बेटा वृद्धि अवस्था में चले गए, तो वृद्धि अवस्था में जाने के बाद जब इन्होंने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, समसूत्री विभाजन से बने हैं, तो इनमें भी बेटा गुणसूत्रों की संख्या 2n ही रहती है, यानी कि ये भी डिप्लॉइड रहते हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, इनमें बेटा होता है पहला अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि पहला मियोसिस 1। जैसे ही बेटा इनमें मियोसिस 1 होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, ये 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, और ये दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो चुका है, तो इन दोनों में बेटा गुणसूत्रों की संख्या रह जाती है n। और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं, इनके अंदर होता है मियोसिस 2, और मियोसिस 2 होने के बाद बेटा प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटो या क्या बोलते हैं उनको, स्पर्मेटिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 स्पर्मेटिड्स। प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। ये स्पर्मेटिड्स भी क्योंकि मियोसिस 2 है मियोसिस 1 के बाद, तो इनमें भी बेटा गुणसूत्रों की संख्या n रहती है। अब ये जो आपके स्पर्मेटिड्स हैं, ये स्पर्मेटिड्स सामान्य गोल कोशिकाएं हैं। ठीक है। ये स्पर्मेटिड्स, इनके अंदर डिफरेंशिएशन होता है, और प्रत्येक स्पर्मेटिड स्पर्म यानी कि शुक्राणु या स्पर्मेटोजोआ में रूपांतरित हो जाता है। स्पर्मेटिड्स और स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ में ये अंतर होता है कि स्पर्मेटिड्स गोल होते हैं, ये गति नहीं कर सकते। जो स्पर्मेटिड्स, जो स्पर्म्स शुक्राणु या स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं बेटा, ये गति कर सकते हैं। तो इनमें बेटा एक पूंछ आ जाती है, इनमें एक गर्दन, इनमें वो शीर्ष, जो हम वास्तविक शुक्राणु की संरचना भी डिस्कस करेंगे, वो ये आपके शुक्राणु होते हैं, स्पर्म्स। ठीक है। और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को बेटा हम शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। नीट में आ चुका क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, 3 बार आ चुका है। ठीक है। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, और ये बेटा जो स्पर्म्स होते हैं, ये जाकर के सर्टोली सेल के अंदर छुप जाते हैं। ठीक है। इनका शीर्ष जाके सर्टोली सेल के अंदर छुप जाता है, जहां पर सर्टोली सेल इनको प्रोटेक्शन प्रदान करता है, इनको पोषण प्रदान करता है। और जब बेटा सर्टोली सेल्स इनको छोड़ते हैं सेमिनिफेरस नलिका की या शुक्रजनक नलिकाओं की अवकाशिका में, और वहां से आप कह लो कि बाहर निकालते जब नलिका की नलिकीय भाग में, इस प्रक्रिया को बेटा हम वीर्यसेचन या स्पर्मिएशन कहते हैं। क्लियर है? ये दोनों चीजें आई हैं आपके नीट में। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस बेटा या शुक्राणु जनन क्या होता है? शुक्राणु जो आपके बनते हैं, स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ जो बनते हैं, ये स्पर्मेटिड से बनते हैं। इस प्रक्रिया को बेटा हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं शुक्राणु जनन। और सर्टोली कोशिकाओं से आपकी शुक्रजनक नलिकाओं की अवकाशिका में इन शुक्राणुओं का रिलीज होना, या आपकी शुक्रजनक नलिकाओं से आपके बाहर रेटी टेस्टिस और इन नलिकाओं में आपके शुक्राणुओं का निकलना, मुक्त होना, इसको भी हम स्पर्मिएशन ही कहते हैं। ये दोनों एक ही है, स्पर्मिएशन। ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन आपके नीट में आ चुका क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं जो ये पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, शुक्रजनन की जो प्रक्रिया होती है बेटा, 65 से 75 दिन में, लगभग 1.5 महीने में पूरी होती है। ठीक है। एक बार शुरू हुई है तो खत्म होकर के ही रुकती है। जो शुक्राणु होता है, इसकी संरचना कैसी होती है? इसमें एक शीर्ष होता है, एक गर्दन होती है जिसको ग्रीवा बोल देते हैं, फिर इसका मध्य भाग होता है, मिडिल पीस, उसके बाद इसकी पूंछ होती है। इसके शीर्ष में बेटा इसका न्यूक्लियस होता है जो कि n होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या n यानी कि 23 होती है। और इस न्यूक्लियस के आगे, केंद्रक के आगे बेटा एक्रोसोम होता है। इस एक्रोसोम के अंदर कई सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि आगे निषेचन में कोशिका जो है आपकी अंडाणु कोशिका है ना, या यूं कह लो द्वितीय कंडक जो है बेटा, उसके बाहर जितनी भी परतें हैं उनको भेदने में बेटा ये मदद करते हैं एंजाइम्स। ये सारे एंजाइम्स आपके लाइसोसोम में पाए जाते हैं। डन। अब ये जो आपका गर्दन होती है, इस गर्दन में और शीर्ष के बिल्कुल अंतिम भाग में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। पहला वाला बेटा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा वाला डिस्टल सेंट्रियोल। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है बेटा, ये निषेचन के बाद पहला विदलन करने में हेल्प करता है। वहीं दूसरा जो सेंट्रियोल होता है, यहाँ से एक्सियल फिलामेंट निकलता है जो कि पूंछ तक जाता है। अब आते हैं इसके मध्य भाग में। तो इसके मध्य भाग में बेटा कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इसी ऊर्जा से बेटा जो मतलब एटीपी का निर्माण करते हैं, और इसी एटीपी की मदद से ये शुक्राणु चल पाते हैं। तो यहाँ पर बेटा जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो अपने आप को इस मध्य भाग में स्पाइरली यानी कि स्प्रिंग के आकार में अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं, और इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की व्यवस्था को बेटा हम नेबिन कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेबिन कण। ठीक है। और इसी के नीचे से बेटा आपका वो पूंछ भाग है जो कि पूंछ इसको गति करने में मदद करता है। शुक्राणु इकलौती ऐसी कोशिका है आपके शरीर में जिसमें कि पक्षमाभ बोलेंगे उसको, पक्षमाभ, हाँ,
यानी कि फ्लैजुला पाए जाते हैं, ठीक है, और ये गति कर पाते हैं। शुक्राणु आपके शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। आगे बढ़ते हैं बेटा, हम बात करते हैं इस पूरे शुक्रजनन जो प्रक्रिया है इसमें कौन कौन से हार्मोन किस तरीके से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपके हाइपोथैलेमस से आता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि आगे आकर के आपकी अग्रपीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है और अग्रपीयूष ग्रंथि से ये LH और FSH का स्रावन करवाता है। LH जिसको हम ICSH भी बोलते हैं नर के केस में, FSH को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि आपका पुटिका प्रेरक हार्मोन, LH आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको कि हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो बेटा आपका पुटिका प्रेरक हार्मोन है FSH, ये आकर के आपकी सर्टोली कोशिकाओं पे काम करता है। वहीं आपका जो LH या ICSH होता है ये आपकी इंटरस्टिशियल सेल्स पे या लेडिक सेल्स पे कार्य करता है। इसके आने पर आपके लेडिक सेल से बहुत सारे नर हार्मोन जिनको एंड्रोजन्स बोलते हैं, जिसमें एक एंड्रोजन हो गया आपका टेस्टोस्टेरोन, ये निकलते हैं। वहीं आपका जो FSH आया जिसने सर्टोली सेल्स को क्या बोला है भैया, शुक्रजनन शुरू करिए। फिर यहाँ पर आपके शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर शुक्राणु जनन शुरू हो जाता है। यहीं पर बेटा सर्टोली कोशिकाओं से एक हार्मोन निकलता है ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इसी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से आकर के जुड़ते हैं आपके एंड्रोजन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन, और यही टेस्टोस्टेरोन के आने से बेटा शुक्रजनन की जो पूरी प्रक्रिया होती है ये शुरू होती है, ठीक है। इसी सर्टोली सेल से एक और हार्मोन निकलता है इनहिबिन। ये इनहिबिन जाकर के आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि अग्रपीयूष ग्रंथि को मैसेज देता है कि बस अब अगला स्रावन आप LH और FSH का कम करिए। यही इनहिबिन जाकर के बेटा, हाँ डन, ठीक है, ये हो गया आपका शुक्राणु जनन का पूरा हार्मोनल कंट्रोल। आगे बढ़ते हैं बेटा, अंड जनन की प्रक्रिया पर बात करते हैं, oogenesis पर। तो अंडाणु जनन जो होता है, अंड जनन जो होता है, ये एक बच्ची के पैदा होने से पहले शुरू हो जाती है, ठीक है। शुक्राणु जनन लड़के के अंदर किशोरावस्था के साथ शुरू होती है, वहीं अंड जनन की प्रक्रिया एक लड़की के पैदा होने से पहले शुरू हो चुकी होती है। जब वो अपनी गर्भाशय वाली लाइफ में होती है, जब वो माँ के गर्भ में होती है, उसी समय पर बेटा उसमें अंडाणु जनन की प्रक्रिया जो होती है वो शुरू हो चुकी होती है। क्या होता है बेटा, जो माँ के अंडाशय में ये जो जर्म कोशिकाएं होती हैं, इन जर्म कोशिकाओं में पहले वही गुणन होता है। गुणन के बाद बेटा ये वृद्धि अवस्था में जाती हैं। तो शुरुआत में जो गुणन हो रहा होता है बेटा जिन कोशिकाओं में, उनको बेटा हम ऊगोनिया बोलते हैं। ये ऊगोनिया आपके 2n होते हैं, ठीक है। इनमें गुणसूत्र की संख्या 2n यानी कि 46 होती है। फिर इन्हीं में बेटा वृद्धि अवस्था आती है जिसमें ये अपने शुरुआती स्पर्मेटो ऊगोनिया से 200 गुना इनका आकार बढ़ जाता है। ऊगोनिया से प्राइमरी ऊसाइट इनको हम बोलते हैं, प्राइमरी ऊसाइट अपने ऊगोनिया से 200 गुना आकार में बढ़ जाती है, ठीक है। और ये बेटा जैसे ही वृद्धि अवस्था में जाती है, इनको हमने प्राइमरी ऊसाइट बोल दिया क्योंकि यहाँ पर माइटोसिस हुआ है, समसूत्री विभाजन हुआ है, तो प्राइमरी ऊसाइट में भी गुणसूत्रों की संख्या 2n रहती है, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी ऊसाइट होता है ये मियोसिस में एंटर तो करता है, अर्धसूत्री विभाजन में प्रवेश तो करता है, लेकिन पूरा नहीं कर पाता। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन अवस्था में बेटा ये फंस जाता है, जिसको हम डिक्टाइएट ऊसाइट कहते हैं। और ये इसी अवस्था में फंसा रहता है कब तक, जब तक कि ऋतुस्राव यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ना शुरू हो जाए, ठीक है। तो जब एक बच्ची पैदा होती है उस समय पर उसके प्रत्येक अंडाशय के अंदर बेटा ऐसे जो ये पुटक होते हैं प्राइमरी ऊसाइट जो कि डिक्टाइएट ऊसाइट के अवस्था में है या प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन फेज में जो फंसे हुए हैं, ये ऐसे बेटा प्रत्येक अंडाशय में लगभग 20-20 लाख ऐसे होते हैं, ठीक है, प्राइमरी ऊसाइट। अब ये 20 लाख बेटा धीरे धीरे जब तक कि किशोरावस्था आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होती है फीमेल में, तब तक बेटा ये भी धीरे धीरे नष्ट होती रहती हैं। और किशोरावस्था के समय पर प्रत्येक अंडाशय में लगभग 60,000 से 80,000 ऐसे बेटा प्राइमरी ऊसाइट उपस्थित होते हैं जो कि प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन अवस्था में फंसे हुए हैं। अब क्या होता है, इसको हम फिर जैसे ही बेटा आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो एक जो ये प्राइमरी ऊसाइट है इसके अंदर बेटा मियोसिस 1 कंप्लीट होता है। मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद ये मियोसिस 2 में एंटर होती है। मियोसिस 1 कंप्लीट होते ही बेटा एक बनता है ध्रुवीय काय, जिसको हम पहला ध्रुवीय काय या फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं, और दूसरा बेटा बनता है सेकेंडरी ऊसाइट, द्वितीय कंडक। जो पहला ध्रुवीय काय इसका क्या होता है आज तक किसी को नहीं पता, कोई कहता है नष्ट हो जाता है, कोई कहता है इसके अंदर मियोसिस 2 होता है, किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, जो द्वितीय कंडक है बेटा, ये द्वितीय कंडक ही जब अंडोत्सर्ग होता है, ग्राफियन पुटिका जब फटती है तो जो बाहर निकलता है बेटा वो यही द्वितीय कंडक होता है। अब ये द्वितीय कंडक बेटा जो कि मियोसिस 1 पूरी होने के बाद बना है, ये मियोसिस 2 में एंटर तो करता है, लेकिन मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में बेटा ये फंस जाता है या मेटाफेज 2 अवस्था में ये रुक जाता है। मियोसिस 2 भी कंप्लीट नहीं होता है और ये मियोसिस 2 में मेटाफेज 2 में अटका हुआ द्वितीय कंडक ही अंडोत्सर्ग के दौरान बाहर निकलता है। और ये बेटा अगर निषेचन हुआ,
अगर शुक्राणु आया, वो शुक्राणु इस अंडाणु के अंदर या इस द्वितीय कंडक के अंदर प्रवेश किया, तो ही बेटा मियोसिस 2 पूरा होगा, तो ही मियोसिस 2 पूरा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो ही आपका जो मेटाफेज 2 में रुका हुआ द्वितीय कंडक है, ये मियोसिस 2 को कंप्लीट करके अंडाणु यानी कि ओवम और द्वितीय ध्रुवीय काय बनाएगा। समझे? अगर निषेचन नहीं हुआ तो अंडोत्सर्ग में निकला हुआ ये द्वितीय कंडक की अवस्था में ही रह करके नष्ट हो जाएगा, कभी भी मियोसिस 2 पूरा नहीं होगा और अंडाणु भी नहीं बनेगा। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए, नीट में आ चुका क्वेश्चन है कि अंडाणु का निर्माण कब होता है, मियोसिस 2 कब कंप्लीट होता है। तो मियोसिस 2 कंप्लीट होता है शुक्राणु के द्वितीय कंडक में प्रवेश करने के बाद, निषेचन से पहले। क्योंकि निषेचन किसका होगा, जब शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाएगा पूरा का पूरा, तो बेटा यहाँ पर जो द्वितीय कंडक है इसे मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, तो बेटा अंडाणु बनेगा, द्वितीय ध्रुवीय काय बनेगा, ये अंडाणु शुक्राणु के जो केंद्रक है उसके साथ निषेचन करेगा। समझे? तो मियोसिस 2 कब पूरा होगा अंडजनन में, मियोसिस 2 पूरा होगा शुक्राणु के प्रवेश के बाद, निषेचन से पहले। नीट में आ चुका क्वेश्चन है ये। डन? चलिए, तो यहां पर बेटा खत्म होता है आपका oogenesis। डन? चलिए, अब oogenesis में बेटा हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, तो सेम आपके हाइपोथैलेमस से हार्मोन आता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि आपकी अग्रपीयूष ग्रंथि से निकलवाता है LH और FSH। ये जो बेटा FSH आता है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि पुटिकी प्रेरक हार्मोन है, जो कि आपके अंडाशय में इन पुटिकाओं का निर्माण करवाता है, मतलब ग्राफियन पुटिका का निर्माण करवाता है, जिसके अंदर बेटा आपका ये जो पुटक कोशिकाएं पड़ी है ना, प्राथमिक अंडक, ये बेटा अंदर मियोसिस 1 कंप्लीट करके मियोसिस 2 बनाएंगे। साथ ही साथ बाहर ग्राफियन पुटिका जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है बेटा उनका वो इनको कवर करेगा, जो कि ग्राफियन पुटिका का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा आपका FSH का काम। अब जब ये FSH आ रहा है, इस पुटिका का निर्माण हो रहा है, तो इसी पुटिका में जो ग्रैन्युलोसा कोशिकाएं बेटा, इन ग्रैन्युलोसा कोशिकाओं से एक हार्मोन निकलेगा ईस्ट्रोजन। जैसे ही ईस्ट्रोजन का स्तर रक्त में बढ़ेगा, ये ईस्ट्रोजन जाकर के आपके अग्रपीयूष ग्रंथि को स्टिमुलेट करेगा, उद्दीपित करेगा कि भैया LH निकालो। तो इसके कहने पर आपका LH निकलेगा अग्रपीयूष ग्रंथि से, और जैसे ही LH आएगा, रक्त में LH का स्तर बढ़ते ही बेटा ये ग्राफियन पुटिका फट जाएगी, अंडोत्सर्ग हो जाएगा, द्वितीय कंडक बाहर निकल जाएगा, और ये ग्राफियन पुटिका बेटा जो फट गई थी, ये फटने के बाद बेटा एक और संरचना बनाएगी, थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी नष्ट होकर जो संरचना बनाएगी उसको बेटा हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने का काम भी इसी LH का होता है। ग्राफियन पुटिका को फाड़ के अंडोत्सर्ग करवाने का काम भी इसी LH का होता है। LH का स्रावण ईस्ट्रोजन ने करवाया है, जो कि ग्रैन्युलोसा कोशिकाओं से हो रहा है, और ग्रैन्युलोसा कोशिका ये पुटक कौन बनवा रहा है? आपका FSH। ठीक है, अब जैसे ही बेटा ये कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम से एक और हार्मोन निकलेगा प्रोजेस्टेरॉन, और थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन भी निकलेगा। ये प्रोजेस्टेरॉन बेटा प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन होता है, जो ईस्ट्रोजन जब तक निकल रहा था, इसी ईस्ट्रोजन ने ऊपर जाकर के LH निकलवाया, और इसी ईस्ट्रोजन ने बेटा गर्भाशय के अंदर एंडोमेट्रियम को तैयार किया कि अगर निषेचन हो गया तो बच्चा आकर के यहीं रहेगा ना 9 महीने, तो एंडोमेट्रियम को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन उस मोटे हुए एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखेगा कि हाँ बच्चा आ सकता है, उसको रखेंगे अपन लोग संभाल के। ठीक है, लेकिन अगर निषेचन नहीं हुआ तो 10 दिन के बाद, 11 दिन के बाद, 12 दिन के बाद ये जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम बना है, ये कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे नष्ट होने लग जाता है, और नष्ट होने के बाद ये बनाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने लग जाता है, ईस्ट्रोजन का लेवल कम होने लग जाता है, और इन दोनों का लेवल कम होते ही बेटा क्या होगा? अगला आपका GnRH हाइपोथैलेमस से निकलने लग जाएगा, एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। ठीक है, और ऐसा कब होगा? अगर निषेचन नहीं हुआ तो। डन है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होता है? जो भी युग्मक का, अच्छा नहीं, अगला टॉपिक है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम बोलते हैं आर्तव चक्र। थोड़ा लंबा हो जाएगा आज का ये वन शॉट है ना, क्योंकि चैप्टर ही इतना लंबा और इंपॉर्टेंट भी बहुत है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, आर्तव चक्र की। तो आर्तव चक्र बेटा प्राइमेट्स में, मादाओं में होने वाला एक विशिष्ट चक्र है, जो कि उनके सेक्सुअल एक्टिव फेज को दर्शाता है। जब तक किसी भी मादा में, प्राइमेट मादा में आर्तव चक्र आ रहा है, मतलब वो सेक्सुअली इस फेज में है कि वो बच्चे पैदा कर सकती है। ठीक है, अब ये जो बेटा आर्तव चक्र होता है, ये आर्तव चक्र पहला जब होता है, पहला आर्तव चक्र जब आता है किशोरावस्था के बाद मादाओं में, इसको बेटा हम मेनार्च बोलते हैं। ठीक है, या ऋतुस्राव बोलते हैं। और जो आखिरी होता है, और ये होता है बेटा लगभग 10 से 12 साल के बीच में, 11 से 12 साल के बीच में, जो आखिरी मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है मादाओं में, इसको बेटा हम मीनोपॉज बोलते हैं।
जो भी है, हिंदी में नहीं पता, मीनोपॉज बोलते हैं, जिसमें ऋतुस्राव जो होता है वो रुक जाता है, और ये बेटा लगभग 45 से 50 साल के बीच में होता है। इसके बीच में पहला मीनार्च और आखिरी मीनोपॉज, इनके बीच में बेटा हर महीने ये साइक्लिक इवेंट जो हो रहा है इसको हम आर्तव चक्र बोलते हैं। ये आर्तव चक्र कुछ अवस्थाओं में एब्सेंट हो सकता है, जिसका सबसे पहला कारण हो सकता है प्रेगनेंसी। गर्भावस्था अगर होती है, कोई भी फीमेल अगर गर्भावस्था धारण करती है तो उन 9 महीनों में आर्तव चक्र रुक जाएगा। इसके अलावा कई बार डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बॉडी के अंदर होने वाले हार्मोनल डिसबैलेंसेस, ये कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके चलते आर्तव चक्र इम्बैलेंस हो जाता है, हर महीने नहीं आता। ठीक है, एक स्टैंडर्ड या एवरेज अगर हम देखें तो आर्तव चक्र जो होता है मादाओं में 28 से 32 दिन का होता है, और इस आर्तव चक्र में बेटा 4 फेजेस यानी 4 प्रावस्थाएं होती हैं। सबसे पहली प्रावस्था होती है बेटा स्राव प्रावस्था, जिसको हम ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, जो कि आपकी 3 से 5 दिन की होती है। दूसरी आती है बेटा आपकी प्रचुरोद्भवन, प्रोलिफरेटिव फेज, या इसी बेटा प्रोलिफरेटिव फेज को हम प्रोलिफरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, इसको बेटा हम फॉलिकुलर फेज यानी कि पुटिकीय प्रावस्था भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुटिका निर्माण हो रहा होता है। तीसरा बेटा आता है आपका ओव्यूलेशन फेज, जिसको हम अंडोत्सर्ग प्रावस्था बोलते हैं, और चौथा आता है आपका लूटियल फेज, जिसको हम लूटियल प्रावस्था, या बेटा इसको हम स्रावी प्रावस्था या सिक्रीटरी फेज भी बोल देते हैं। डन। अब आर्तव चक्र के दौरान 2 जगह पर बदलाव हो रहे होते हैं। कहां कहां पर? एक तो आपके गर्भाशय में, दूसरा आपके अंडाशय में। गर्भाशय में क्या बदलाव हो रहा है? तो पहले जो 3 से 5 दिन है जिसमें आपका ऋतुस्राव हो रहा है, जिसमें आपका ब्लीडिंग फेज हो रहा है बेटा, इसमें क्या होता है बेटा, इस ऋतुस्राव फेज में जो एंडोमेट्रियम होती है गर्भाशय में वो टूट रही होती है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम जो होती है वो पतली हो रही होती है। 5 दिन के बाद जितनी भी प्रावस्थाएं हैं, चाहे वो आपकी प्रचुरोद्भवन प्रावस्था हो, अंडोत्सर्ग प्रावस्था हो, लूटियल प्रावस्था हो, इन सभी में बेटा ये जो एंडोमेट्रियम है धीरे 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 मोटी होती जाती है। इतना होता है आपके गर्भाशय में। जो स्राव प्रावस्था होती है उसमें एंडोमेट्रियम का टूटना, बाकी सभी प्रावस्थाओं में धीरे धीरे एंडोमेट्रियम का बनना, मोटा होना। ठीक है, अब आपके अंडाशय के अंदर क्या क्या बदलाव हो रहे होते हैं? तो जैसे ही स्राव प्रावस्था शुरू होती है वैसे ही नई पुटिका का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये पुटिका निर्माण होते 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 मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल यानी कि एक परिपक्व ग्राफियन पुटिका का निर्माण होता है आपके प्रचुरोद्भवन या पुटिकी प्रावस्था में। अंडोत्सर्ग से ठीक पहले, अंडोत्सर्ग हो रहा है 14वें दिन, 28 दिन की साइकिल में 14 दिन में अंडोत्सर्ग होता है, तो 14 दिन से ठीक पहले बेटा जो परिपक्व ग्राफियन पुटिका है वो फटेगी। इसके फटने से द्वितीय कंडक बाहर निकलेगा, जिसको हमने अंडोत्सर्ग बोला। द्वितीय कंडक बनने के बाद, द्वितीय कंडक निकलने के बाद जो आपके अंडाशय है उसके अंदर क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम। यहां तक क्लियर है? और ये कॉर्पस ल्यूटियम धीरे 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 नष्ट होने लग जाएगा, और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट होगा आपके गर्भाशय में जो एंडोमेट्रियम है वो भी नष्ट होने लग जाएगी। क्लियर है? और अगली साइकिल शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो 2 तरीके के हार्मोन्स हैं, एक आपकी अग्रपीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स LH और FSH, दूसरा आपके गर्भाशय से निकलने वाले हार्मोन्स ईस्ट्रोजन, सॉरी गर्भाशय बोल रही हूँ, अंडाशय के अंदर जो आपकी पुटिकाएं बन रही है इनसे निकलने वाले हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। होता क्या है, जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि अंडोत्सर्ग कब होता है, किस हार्मोन के स्राव, एकदम से अत्यधिक स्राव से अंडोत्सर्ग होता है? तो अत्यधिक LH के स्राव से अंडोत्सर्ग होता है। तो LH का जो स्तर होता है बेटा ये पूरे टाइम नीचे होता है, बस अंडोत्सर्ग से ठीक पहले LH का स्तर बढ़ता है, या यूं कह लो कि अंडोत्सर्ग तब होता है जब LH का स्तर बढ़ता है, और इसी समय पर आपके FSH का भी स्तर बढ़ता है, लेकिन LH का ज्यादा बढ़ता है। ये तो हो गया आपके अग्रपीयूष ग्रंथि के हार्मोन। अगर हम अंडाशय के हार्मोन की बात करें तो ईस्ट्रोजन ऐसा हार्मोन है जिसका स्तर 2 बार बढ़ता है। पहले कब बढ़ता है? जब आपकी ग्राफिन पुटिका पूरी तरह से बन चुकी होती है, क्योंकि जैसे जैसे ग्राफिन पुटिका बन रही है आपके ग्रैनुलोसा कोशिकाओं से ईस्ट्रोजन का स्रावन हो रहा है, तो ईस्ट्रोजन का स्तर एकदम बढ़ेगा। कब? अंडोत्सर्ग से पहले ईस्ट्रोजन का स्तर बढ़ेगा, तभी तो ऊपर से LH निकलेगा, उसके बाद LH का स्तर बढ़ेगा, फिर ईस्ट्रोजन का स्तर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुटिका जो है वो नष्ट हो गई है। फिर बना आपका कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम ने भी प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन निकाला, तो फिर से ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा आपकी ल्यूटियल फेज में। तो ईस्ट्रोजन इकलौता ऐसा हार्मोन है जो पूरे आर्तव चक्र में 2 बार पीक पकड़ता है, जिसके 2 बार जो लेवल होते हैं वो रक्त में जिनका स्तर एकदम बढ़ता है 2 बार। ठीक है, अंडोत्सर्ग से ठीक पहले और कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद। बाकी प्रोजेस्टेरोन का स्तर बेटा पूरे
चक्र में नीचे रहेगा। केवल कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ता है। जब तक प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का स्तर बढ़ा हुआ है, एंडोमेट्रियम बनी हुई है। जैसे ही दोनों का स्तर कम होगा, कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट होगी, दोनों का स्तर कम होगा, एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, अगली साइकिल आ जाएगी। तो 28 दिन की साइकिल में बेटा जो अंडोत्सर्ग होता है वो बीचों बीच होता है, यानी कि -14 कर दो, है ना। 28 का आधा 14 होता है, तो 14वें दिन अंडोत्सर्ग होगा। लेकिन अगर हम बात करें 40 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो बेटा ल्यूटियल प्रावस्था आपकी 14 दिन की होती है, तो 40 - 14 करेंगे तो अंडोत्सर्ग आपके 26वें दिन होगा। समझे आप? चलिए फिर हम बात करते हैं बेटा वीर्य सेचन की, जिसमें इंसेमिनेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें नर मैथुन के दौरान नर शिशन की मदद से जो सीमेन होता है, सीमेन मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, वीर्य, उसको बेटा मादा जननांग में रिलीज करता है। ये हो गया इंसेमिनेशन। फिर हम बात करते हैं इंसेमिनेशन के बाद आप आएंगे फर्टिलाइजेशन पे। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। निषेचन कहने में बहुत सरल सी चीज है कि अंडाणु और शुक्राणु का मिलना निषेचन कहलाता है, लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है। इसमें बहुत छोटे छोटे कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने के लिए शुक्राणुओं का अंडाणु तक पहुंचना जरूरी है। तो सबसे पहले बेटा क्या होता है, जो वीर्य सेचन हुआ है, एक बार में लगभग 2.5 से 5 मिलीलीटर वीर्य जो होता है वो मादा जननांग में जाता है। इस 2.5 से 5 मिलीलीटर वीर्य में बेटा लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं। और निषेचन होने के लिए इन 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स में से कम 60% ऐसे शुक्राणु होने चाहिए जिनका सामान्य आकार हो, जिनका नॉर्मल शेप और साइज हो। और इनमें कम से कम 40% ऐसे शुक्राणु होने चाहिए जो तीव्र गति दर्शाते हो, यूं फट से भाग के पहुंच जाए अंडाणु के पास। यहां तक समझ में आया? अब शुक्राणु जब मादा जननांग में जाते हैं तो ये सीधा अंदर नहीं पहुंच जाते, कुछ इनको ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं, रास्ते में कुछ रुकावट मिलती है, और उन रुकावट में ज्यादातर शुक्राणु वहीं फंस के मर जाते हैं। जैसे ग्रीवा से एक श्लेष्मा स्रावित होती है जिसको हम सर्वाइकल म्यूकस बोलते हैं, बहुत गाढ़ी होती है, उस गाढ़ी ग्रीवा श्लेष्मा में आधे से ज्यादा शुक्राणु फंस जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वहां पर बेटा अम्लीय पीएच होता है, मादा जननांग के आसपास अम्लीय पीएच होता है, उस अम्लीय पीएच में कुछ शुक्राणु मर जाते हैं। अब इसी बेटा मादा जननांग में ही इन शुक्राणुओं को, जो ग्रीवा श्लेष्मा को पार करके अंदर जा चुके हैं, तो मादा जननांग में बेटा उन शुक्राणुओं को इस लायक बनाया जाता है, इतना सक्षम बनाया जाता है कि वो जाकर के अंडाणु को निषेचित कर सके। और इस बेटा प्रक्रिया को हम क्षमतायन यानी कि कैपेसिटेशन बोलते हैं, जिसमें मादा जननांग में शुक्राणुओं को इतना सक्षम बनाया जाता है कि वो जाकर के अंडाणु को निषेचित कर दें। ठीक है, इस क्षमतायन में होता क्या है, तो इसमें सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है शुक्राणुओं के अंदर, जिनसे उनको गति मिल सके। साथ ही साथ शुक्राणुओं के शीर्ष के ऊपर जो स्टिरॉल्स और ग्लाइकोप्रोटीन का कवच होता है उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, ये होता है आपके पहुंचने के लिए कुछ रुकावटें और कुछ उनको ऊपर तक पहुंचाने के लिए मदद करने वाले कारक। यहाँ से आपके नीट में बेटा एक क्वेश्चन आ चुका है कि क्षमतायन होता कहाँ है, कैपेसिटेशन कहाँ होता है, मादा जननांग में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जैसे ये शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचेंगे तो इन दोनों से केमिकल निकलता है, फर्टिलाइजन, एंटी फर्टिलाइजन, जो कि दोनों को एक दूसरे से पहचानते हैं कि अच्छा तुम हमारी प्रजाति के हो, ठीक है, हम तो मिल सकते हैं। ठीक है, इस एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शन के बाद जो शुक्राणु होते हैं इसके ग्राही कहां पर होते हैं, नीट 2021 का क्वेश्चन है, 20 का शायद 21 का क्वेश्चन है कि शुक्राणु के ग्राही कौन सी परत में होते हैं आपके अंडाणु के, तो जोना पेलिसिडा परत में बेटा शुक्राणु के ग्राही उपस्थित होते हैं, जिनको हम ZP3 प्रोटीन के नाम से जानते हैं। जैसे ही बेटा ये शुक्राणु अपने ग्राही से जाकर के मिलते हैं, उनसे चिपकते हैं, फिर बेटा जो लाइसोसोम होता है इसके शीर्ष में वो कई सारे एंजाइम्स निकालता है, जैसे कि जोना लाइसेंस जो कि जोना पेलिसिडा को नष्ट करता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स जो कि कोरोना रेडिएटा परत को भेदता है। इसके अलावा आपके कुछ एसिड और एल्कलाइन फॉस्फेटेज आते हैं, हाइलुरोनिडेज आते हैं, ये सारे एंजाइम्स बेटा आपके लाइसोम से निकलते हैं जो कि शुक्राणु को मदद करते हैं अंडाणु के अंदर पहुंचने में। एक बार बेटा शुक्राणु अंडाणु के अंदर पहुंच गया, फिर बेटा वो जो मियोसिस 2 रुका हुआ था ना बेटा फेज 2 में, वो आगे बढ़ता है। यहाँ पे एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर आता है, मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, इसके अंदर बेटा द्वितीय ध्रुवीय काय यानी कि सेकंड पोलर बॉडी बनती है, और साथ ही साथ बनता है आपका अंडाणु। इस अंडाणु के साथ बेटा शुक्राणु का जो केंद्रक होता है वो निषेचन या मिलता है, और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। निषेचन होने के बाद जब दोनों युग्मक मिलते हैं बेटा, तो उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं युग्मनज यानी कि जाइगोट, जो कि एक सिंगल कोशिका है। अब इस जाइगोट के ऊपर भी बेटा जोना पेलिसिडा की परत है। ठीक है, जाइगोट बनने के बाद पहला विदलन होने में 24 घंटे लगते हैं, और विदलन होने के बाद बेटा उतनी सी कोशिका के अंदर ये 2 कोशिकाएं बनाते हैं जिनको हम ब्लास्टोमियर्स यानी कि कोरक खंड बोलते हैं। ठीक है, कोरक खंड कोशिकाएं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब
पहला विदलन तो हो गया, और याद करिए पहले विदलन में हमने क्या बोला था, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो कि स्पर्म का है, शुक्राणु का, वो मदद करता है। ठीक है, पहला विदलन हो गया। पहले विदलन के बाद बेटा अगले 10 घंटे में फिर अगला विदलन होता है, और ऐसे करते करते इनमें कोशिकाएं की संख्या जो होती है कोरक खंडों की वो बढ़ती जाती है, लेकिन आकार उतना ही रहता है क्योंकि जोना पेलिसिडा अभी भी उसमें इंटैक्ट है। ठीक है, फिर बेटा जब ये 8 से 16 कोशिकीय अवस्था तक पहुंचते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉर्यूला अवस्था। क्या बोलते हैं? मॉर्यूला अवस्था, जो कि शहतूत की जैसी होती है। 8 से 16 कोशिका वाला या कोरक खंड वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जो जाइगोट होता है, उसको हम बेटा मॉर्यूला बोलते हैं। ये बेटा आगे जाकर के जब 32 कोशिकीय अवस्था तक पहुंचता है, इसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। और ये ब्लास्टोसिस्ट मॉर्यूला जैसे ही बनता है, मॉर्यूला बेटा चलता है गर्भाशय की तरफ। ये सब कुछ निषेचन कहाँ हुआ था? तुम्बिका में। फिर ये जो विदलन हुआ, ये आपके इस्थमस से होते होते मॉर्यूला बन गया इस्थमस से, और मॉर्यूला बनने के बाद बेटा ये कहाँ पहुंच गया? आपके गर्भाशय में। गर्भाशय में पहुंचते पहुंचते 32 कोशिकीय अवस्था तक पहुंचा, और 32 कोशिकीय अवस्था में पहुंचने के बाद बेटा इसने अपने आप को गर्भाशय के अंदर जो एंडोमेट्रियम है उसमें जाके अंतररोपित कर लिया। अब अंतररोपित करने में आपको कुछ चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए कि ये जो कोरक खंड है, जो ब्लास्टोमियर्स हैं, ये दो तरीके से अपने आप को विभाजित करते हैं। एक जो बड़े कोरक खंड होते हैं जो अपने आप को किनारे पे लगाते हैं बेटा, ये बनाते हैं ट्रोफोब्लास्ट यानी कि पोष कोरक कोशिकाएं। वहीं बेटा छोटी छोटी कोशिकाएं जो अपने आप को बीच में व्यवस्थित करती हैं, इनको हम बोलते हैं इनर सेल मास, अंतर कोशिका, इनर सेल मास। ठीक है, इनर सेल मास, अंतर कोशिका समथिंग। ठीक है, अब ये जो बेटा आपका पोष कोरक कोशिकाएं जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट हैं, इन ट्रोफोब्लास्ट से कुछ ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो सबसे पहले तो जोना पेलिसिडा को नष्ट करते हैं। जोना पेलिसिडा के नष्ट होते ही बेटा इसका आकार बढ़ता है। इसी पोष कोरक कोशिकाओं से बेटा कोरियोनिक विलाई का निर्माण होता है। ये कोरियोनिक विलाई ऐसी उंगलीनुमा संरचनाएं होती हैं जो कि आकर के एंडोमेट्रियम में खुद को ऐसे फंसाती हैं। यही पोषकोरक कोशिकाएं बेटा कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज करती हैं जो कि एंडोमेट्रियम को थोड़ा ढीला करती है ताकि आसानी से उसमें जाकर ये कोरियोनिक विलाई फंस सके। ठीक है, इसके बाद बेटा जब ये इसके अंदर फंस जाता है तो जो माँ का गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम है वो बेटा इस बच्चे को पूरी तरह से, इस जो कोरक खंड है इसको पूरी तरीके से घेर लेता है, और ये मिलकर के अपरा का निर्माण करते हैं। तो अपरा निर्माण में भ्रूण और माँ का गर्भाशय दोनों मिलकर के बेटा अपरा का निर्माण करते हैं। भ्रूण का जो भाग अपरा निर्माण करता है उसको हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं, और माँ का बेटा जो गर्भाशयी भाग होता है वो आपका एंडोमेट्रियम हो गया। एंडोमेट्रियम के ही मैंने उसको हम बोलते हैं डेसिडुआ। ये डेसिडुआ भी बेटा 3 भाग इसके होते हैं, जिसके अंदर वो फंसता है उसको डेसिडुआ बेसालिस बोलते हैं, जो उसको कवर करता है उसको डेसिडुआ कैप्सुलरिस बोलते हैं, बाकी के गर्भाशय को डेसिडुआ पेराइटलिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के डेसिडुआ माँ का भाग, कोरियोनिक विलाई बच्चे का भ्रूण का भाग, ये दोनों मिलकर के बेटा अपरा का यानी कि प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। अब इस अपरा के कई सारे कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य होता है बेटा कि बच्चे को ऑक्सीजन और जरूरी चीजों को शुरुआती अवस्था में देना। दूसरा काम बच्चे या भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी बाकी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको लेकर जाना। तीसरा, इस अपरा से कई जरूरी हार्मोन का स्रावन होता है, जैसे HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, दूसरा HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, तीसरा ईस्ट्रोजन, चौथा प्रोजेस्टेरॉन। एक और हार्मोन बेटा आता है रिलैक्सिन नाम का, जो कि अंडाशय से आता है, और ये रिलैक्सिन बेटा प्रसव में मदद करता है। तो ऐसे कौन कौन से हार्मोन है जो केवल और केवल प्रेगनेंसी के दौरान निकलते हैं? HCG, HPL और रिलैक्सिन। और ऐसे कौन से हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के दौरान निकलते हैं? HCG, HPL, रिलैक्सिन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन जो केवल प्रेगनेंसी के दौरान निकलते हैं तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो बाकी समय भी निकलते हैं ना, तो केवल प्रेगनेंसी में HCG, HPL और रिलैक्सिन। क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अपरा का निर्माण हो गया। ठीक है, अब ये जो अंदर बेटा इनर सेल मास था, इस इनर सेल मास का सबसे पहले विभाजन होगा, ये 3 जर्म स्तर बनाएगा, और इसी प्रक्रिया को बेटा हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। ये जो बेटा 3 जर्म स्तर बनते हैं, बाहर की तरफ बाह्य चर्म, बीच में मध्य चर्म और अंदर की तरफ बेटा अंतःचर्म, इसको हमने बोल दिया गैस्ट्रुलेशन। और गैस्ट्रुलेशन होने के बाद ये बेटा जो बने आपके गैस्ट्रुलेशन होने के बाद 3 जर्म स्तर बन गए। ये तीनों जर्म स्तर से आपको पता है ऊतकों का निर्माण होता है। जैसे आपके उपकला ऊतक का निर्माण तीनों जर्म स्तर से होता है, आपके संयोजी ऊतक का निर्माण मध्य जर्म स्तर से होता है, मध्यजन स्तर से होता है, आपकी पेशी ऊतक का निर्माण मध्यजन स्तर से होता है, थोड़ी बहुत पेशियां आपके बाह्यजन स्तर से बनती हैं। आपके तंत्रिका ऊतक का निर्माण बाह्यजन स्तर से होता है, थोड़ा बहुत आपके माइक्रोग्लियल कोशिकाएं मध्यजन स्तर से बनती हैं। तो इन्हीं 3 जर्म स्तर से जो गैस्ट्रुलेशन हो गया, इन्हीं से बेटा सारे ऊतक बनेंगे, ऊतक से अंग बनेंगे, अंग से पूरा भ्रूण बनेगा।
अब भ्रूणीय विकास आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि किस तरह से कब किस महीने में क्या बनता है। तो सबसे पहले बेटा हृदय बनता है बच्चे का। पहला महीना खत्म होने तक बच्चे का हृदय बन चुका होता है, बच्चे के दिल की धड़कन को स्टेथोस्कोप की मदद से सुन सकते हैं, ठीक है। दूसरा महीना जब तक खत्म होता है तब तक बेटा बच्चे की उंगलियां बच्चों के हाथ पैर बन चुके होते हैं। और पहला तिमाही फर्स्ट ट्राइमेस्टर के यानी कि 3 महीने खत्म होने तक बच्चे के लगभग सारे अंगतंत्र बन चुके होते हैं। 5वें महीने यानी कि दूसरी तिमाही में 5वें महीने में बेटा बच्चा पहली बार गति करना शुरू करता है, उसके थोड़े बहुत रोम आते हैं शरीर पर, ठीक है। बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, जब तक दूसरी तिमाही खत्म होती है बेटा तब तक बच्चे के पूरे शरीर पर बाल आ चुके होते हैं, सर पे बाल आ चुके होते हैं, उसमें वो गति तो करने ही लग चुका होता है। इसके अलावा बेटा उसकी पलकें और ये सब बन चुकी होती हैं, ठीक है, दूसरी तिमाही के खत्म होने तक। और इस तरीके से पूरे 9 महीने यानी कि तीसरी तिमाही के एंड तक बच्चा पूरी तरीके से अपना विकास करता है। और पूर्ण विकास होने के बाद बेटा बच्चा प्रसव। अब प्रसव कैसे शुरू होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त क्या होता है। तो गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त यानी कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता क्या है, जब भ्रूण पूरी तरीके से विकसित हो जाता है और अपरा इंपॉर्टेंट, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहां से शुरू होता है, तो पूर्ण विकसित भ्रूण और अपरा इन दोनों से बेटा जब पूरी तरीके से भ्रूण बन जाता है और अपरा जब ये पूरी तरीके, तो एक सिंबल आता है जिसकी वजह से यूट्रस यानी कि गर्भाशय की पेशियों में धीरे 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 संकुचन शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे ही बेटा ये संकुचन शुरू होता है तो इसी को हम बोलते हैं गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त यानी कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। वो रिफ्लेक्स की अब बच्चा बोल रहा है मुझे बाहर निकाल दो, वो गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। नीट में आ चुका क्वेश्चन है कि गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त शुरू कहां से होता है, तो पूर्ण विकसित अपरा, या ये प्रतिवर्त कहां से शुरू होता है, किससे सिग्नल जाता है, तो पूर्ण विकसित भ्रूण और अपरा दोनों से सिग्नल जाता है। तो दोनों से सिग्नल जाता है तो गर्भाशय की पेशियों में धीरे धीरे संकुचन शुरू हो जाता है। जैसे ही गर्भाशय की पेशियों में संकुचन शुरू होता है मैसेज जाता है माँ के पश्च पीयूष ग्रंथि में। तो पश्च पीयूष ग्रंथि में हाइपोथैलेमस से आया हुआ हार्मोन एक संग्रहित है। कौन सा हार्मोन है वो बेटा, वो है आपका ऑक्सीटोसिन। तो मादा की पश्च पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन आता है। ऑक्सीटोसिन आने से गर्भाशय संकुचन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जितना ज्यादा गर्भाशय की पेशियों का संकुचन होता है उतना ज्यादा मादा पीयूष ग्रंथि से आपका ऑक्सीटोसिन आता है। जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन आता है उतना ज्यादा संकुचन होता है और इस संकुचन के चलते बच्चे को बाहर की तरफ धक्का दिया जाता है, मतलब प्रसव हो गया, बच्चा बाहर आ गया जननाल के थ्रू। नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो ग्रीवा और योनि के द्वारा बच्चा बाहर आ जाएगा जिसको हमने जननाल बोला, ठीक है। और उसके बाद बेटा ये रिफ्लेक्स रुक जाता है, ठीक है। जब बच्चा बाहर आ गया बच्चे के पीछे पीछे अपरा भी बाहर आ जाता है। अपरा को बच्चे से काट दिया जाता है जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, उसको काट दिया जाता है। अब प्रसव के बाद बेटा आता है दुग्ध स्राव, लैक्टेशन। तो दुग्ध स्राव बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके नीट में क्वेश्चन आता है कि कोलेस्ट्रम क्या होता है। तो प्रसव के बाद शुरुआती 5-7 दिन तक जो माँ का दूध आता है वो हल्के पीले रंग का होता है, सामान्य दूध की तुलना में थोड़ा गाढ़ा होता है और उसकी पोषक गुणवत्ता सामान्य दूध की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। इसमें बच्चे को एक एंटीबॉडी मिलता है, प्रतिरक्षी मिलता है जिसको हम बोलते हैं IgA। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में आ चुका क्वेश्चन है। इस अध्याय से ले लो या आपके मानव स्वास्थ्य एवं रोग से ले लो, ये पता होना चाहिए आपको कौन सा आता है, IgA इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी आता है। ये IgA इसको बच्चे को माँ से मिलता है। तो कोलेस्ट्रम जो कि शुरुआती दिनों में आने वाला माँ का दूध होता है बेटा, इसमें IgA प्रतिरक्षी होते हैं, इसकी पोषक गुणवत्ता सामान्य दूध की तुलना में ज्यादा होती है, हल्के पीले रंग का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, ठीक है। तो आई होप हमने सब कुछ कवर कर लिया है मानव जनन का, ठीक है। और पूरी एनसीईआरटी मैंने आपको रिवाइज कर दिया। नीट में तुम्हारे यहीं से ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं आता है, ठीक है। तो बढ़िया से बेटा आंखों को खोलिए और जग जाइए बिल्कुल कि हाँ सब कवर हो गया। एक और चैप्टर में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और जैसा कि मैं बोलती हूँ पॉडकास्ट लगाने के बाद बेटा क्वेश्चन जरूर, पॉडकास्ट सुनने के बाद क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, अलग कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब मैं खुद कभी कभी पॉडकास्ट पुराने सुनती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि यार मतलब सही है, पूरी एनसीईआरटी कवर हो गई इससे शॉर्ट में हो नहीं सकती थी। अभी तक के चैप्टर्स में ये पॉडकास्ट सबसे लंबा था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, इसमें काफी सारे कंसेप्ट हैं और जरूरी है। बाकी अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।